जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम यूपी होमगार्ड का टेस्ट नंबर 8 देखेंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद की शासक के शासनकाल में थी। तो दोस्तों अष्टप्रधान एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है शिवाजी महाराज के शासनकाल में, ठीक है। और शिवाजी महाराज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे जो अष्टप्रधान थी वो 8 मंत्रियों का समूह हुआ करता था, जो प्रशासन में राजा को हेल्प करता था, सलाह देता था। और उसमें जो पेशवा का पद था, जिसको प्रधानमंत्री कहते थे, वो सबसे बड़ा पद था। उसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस 2 हिस्से में बटा था। और बेलगाम अधिवेशन 1954 जो एकमात्र अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन के बारे में आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति को सख्ती से लागू किया था? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो याद रखेंगे। और देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1931 में। और इसी समझौते के बाद दोस्तों गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, ठीक है। और इस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग्स मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से, ठीक है। और इन गुफाओं में जो पेंटिंग्स है दोस्तों वो गौतम बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानियों पर आधारित है, जिन्हें जातक कथाएं कहते हैं, ठीक है। और ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है पंचायती राज से संबंधित, ठीक है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें कुल 29 विषय रखे गए थे। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के हनन पर सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 21 में क्या है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, बहुत बता चुका हूं। 226 में है, आपका अगर अधिकार छीनता है मौलिक अधिकार तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है, आपके समानता का अधिकार, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिएगा। प्रसिद्ध हम्पी स्मारक किस प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की। इसकी स्थापना 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने मिलकर करी थी। हम्पी वर्तमान कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी, बता दिया मैंने आपको। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों कौन होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। और उनको इन्हीं पद के लिए वेतन भी मिलता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति यहाँ पे इनके बारे में है, उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति के रूप में मिलता है, ठीक है। दोस्तों तबीयत थोड़ी खराब है, ठीक है, तो आप मैनेज कीजिएगा। कथक शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये उत्तर भारत से संबंधित है। और आपको पता है उत्तर प्रदेश का क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य है। इसके बारे में यहाँ पे है कुछ बातें जो आप पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों भाग 4 है, आपको मैंने कई बार बताया है, ठीक है। उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जैसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है, ये सब देख लीजिएगा। इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी, मेगास्थनीज ने करी थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। याद रखेंगे अनुच्छेद 60 में उनके शपथ का प्रावधान है, ये भी आप यहां से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात करें तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने इसको बनवाया था। और मंदिर जो है वो पत्थर के विशाल चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। और ये मोनोलिथिक है, मतलब एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है।
संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में देखा जाता है। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तो इन्होंने अध्यक्षता करी थी और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, ठीक है, वो सभा संपन्न हुआ। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में करवाया था? तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, गुजरात विजय के स्मृति में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये कहाँ पे है? तो फतेहपुर सिकरी में, जो आगरा के पास में है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार भी माना जाता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? राइट आंसर है इसमें दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। और कौन से संविधान संशोधन में पूछा जाता? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया था। उस समय पे 10 थे। और 86वें संविधान संशोधन कौन से दोस्तों? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2002 में, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ? एक मौलिक अधिकार और एक मौलिक कर्तव्य एक्स्ट्रा जोड़ा गया, ठीक है, जिसको हम शिक्षा का अधिकार कहते हैं। अगला प्रश्न प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? देख रहे हैं, तबीयत खराब होने का नतीजा है। इसको हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रही है। सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। इनके बारे में कुछ बातें, चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल, ठीक है। यहाँ पे उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, देख लीजिएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों किस नदी पे है? नर्मदा नदी पर, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं नर्मदा को, यह भी याद रखना है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, जैसे त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो समय रेखा है उसको शून्य रेखा कहा जाता है। मतलब कभी कभी ध्यान नहीं जाता है ना ऐसी चीज़ों पे, तो याद रखेंगे। और बांग्लादेश के साथ भारत की बाउंड्री 4096 किलोमीटर की हो जाती है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादक किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश से होता है? तो दोस्तों बताइए उत्पादन कहाँ से होता है मैक्सिमम? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। यहाँ पे उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे किस मिट्टी पे होता है? तो करेवा नाम की मिट्टी पे इसका उत्पादन होता है। और जम्मू कश्मीर का ये पंपोर क्षेत्र मुख्य केसर उत्पादक केंद्र के लिए फेमस है, पंपोर, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मिलान करने के लिए, तो याद रखेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, गोवा, ठीक है। और गोवा की लगभग 62.2% जनसंख्या शहर में निवास करती है। ये आंकड़े आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर है एजी टांसले, ठीक है। कब किया था? 1935 में किया था, ठीक है। और इकोलॉजी शब्द जब पूछे तो दोस्तों इसका सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। तो एजी टांसले 1935 और अर्नेस्ट हैकल इकोलॉजी शब्द, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, अहमदाबाद, ठीक है। कपड़ों के यहाँ पे बहुत बड़े बड़े उद्योग लगे हैं इसलिए, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा, ठीक है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, देख लीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। यह समझौता 1997 में जापान की क्योटो शहर में अपनाया गया था, ठीक है। यह सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे। और बहुत ही कम जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर का है। अगला प्रश्न, बाबा बुदान की पहाड़ियों, ठीक है, किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लौह अयस्क के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे।
और ये पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं तो आप याद रखेंगे चिकमंगलूर जिले में स्थित है कर्नाटक के। और ये मुख्य रूप से मैग्नेटाइट और हेमेटाइट प्रकार के लोहे के लिए फेमस है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है तो दोस्तों इसका संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये साइन कब हुआ था दोस्तों 1987 में ये प्रोटोकॉल साइन हुआ था, ठीक है। और ये ओजोन परत को नुकसान से मतलब पहुंचाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकने के लिए किया गया था। और प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो दोस्तों ये कौन सा है तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। और अगर जनसंख्या घनत्व पूछे तो दोस्तों बिहार हो जाएगा, जो आरओ के एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, देख लीजिएगा। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें कौन से वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं ये पूछा जाए, सागौन, साल, ठीक है। इन वनों की प्रमुख वृक्ष है। मानसूनी वन भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। और जो वर्षा की कमी होने पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। रामसर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, ठीक है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लीजिए। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में ये सम्मेलन हुआ था। और भारत की चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में पहली रामसर साइट घोषित की गई थी, ठीक है। इसके पहले हमने यही क्वेश्चन देखा था इसके पहले वाले टेस्ट में। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है तो दोस्तों बताइए, वर्तमान रुझान के अनुसार प्रश्न है। ऐसा प्रश्न बने तो राइट आंसर आप राजस्थान करके आएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। और उससे जुड़े जो यूनिट की शक्ति है यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, येलो रिवोल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी तिलहन के, ठीक है। तो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है येलो रिवोल्यूशन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 943 है, ठीक है। देखिए क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अपनी राय। आपको जिस भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आती है तो भी आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि उन बच्चों तक पहुंचेगा जिन्हें पसंद आ सकती है, राइट। और ऐसा नहीं है कि हर एक टीचर का मतलब पढ़ाया हर किसी को पसंद आए, तो आप इस बात को दिमाग में लेके मत चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए उससे जुड़ी महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसे देख लीजिएगा। ब्लैक कार्बन का जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, क्या पड़ता है, इससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, याद रखेंगे। यहाँ पे उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए किस भारतीय राज्य को बादलों का घर कहा जाता है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मेघालय, ठीक है। मेघ का आलय, मेघ हो गया बादल, आलय हो गया घर, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न बनता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है तो मेघालय के मासिनराम में, ठीक है। और यहाँ गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भी स्थित हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है आपका पारंपरिक उद्योग को प्रोत्साहित करना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना, ठीक है। और इस योजना को मतलब यूपी में 75 जिलों के विशिष्ट पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना है। यह योजना स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण देना, ऋण और मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करने से जुड़ा है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक सुधार के लिए शुरू की गई है तो दोस्तों किसके लिए की गई है बताइए, राइट आंसर ऑप्शन सी है उद्यमियों को ऋण देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को परफ्यूम हब के रूप में विकसित करने के लिए आर्थिक नीति बनाई गई है तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी कन्नौज को, ठीक है। और ओडीओपी के अंतर्गत इसको विश्व स्तरीय पहचान मिलेगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य भारत में अग्रणी है तो इसका राइट आंसर क्या है तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र पार्क की स्थापना किस व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग को, ठीक है। तो याद रखेंगे, देखिए अभी जो है ये उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर हैं, देख लीजिएगा इनको, ठीक है। अगला प्रश्न है
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 22,000 मेगावाट का। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नंद बाबा दुग्ध मिशन किस कृषि आर्थिक सुधार के लिए लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने और डेयरी विकास के लिए। उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बीसी सखी योजना का संचालन किस आर्थिक उद्देश्य से किया जा रहा है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं और डिजिटल वित्तीय साक्षरता पहुंचाने के लिए। ठीक है, और इसके ऊपर हमने डिटेल में बात कर लिया है, तो यहाँ पे बस इतना ही देखिए। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास के लिए कितने नोट्स बनाए गए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, 6। और 6 के बारे में यहाँ पे जिक्र है, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा और अलीगढ़। यहाँ रक्षा उपकरण और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे उत्पाद निर्माणों से भारी व्यापारिक निवेश की उम्मीद है। अगला प्रश्न, कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली कुल आर्थिक सहायता राशि कितनी है? तो दोस्तों अब कितनी है बताइए? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25,000। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देख लीजिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे लैक्टोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइड्रोमीटर किस लिए है? तो वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता, और हाइग्रोमीटर किस लिए आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसके पहले हमने बता रखा है बहुत कुछ। पेंसिलिन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, और यहाँ पे देख लेंगे इसके बारे में कब किया था, 1928 में 1 फफूंद से ये किया गया था। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। किस यंत्र का पूछा था मैंने इसके पहले, तो उस यंत्र का नाम है दोस्तों सिस्मोग्राफ, और इसकी जो स्टडी है वो सिस्मोलॉजी कहलाती है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपीज है कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, कान में। ठीक है, याद रखेंगे। और मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। लोहे पर जंग लगने से किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इससे क्या होगा? अगर जंग लगा है तो रासायनिक परिवर्तन होगा और भार बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ से इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, जैसे यह भोजन का ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न करता है जिसको हम एटीपी के रूप में देखते हैं। ठीक है, और लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती शैली कहा जाता है, याद रखेंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इससे होता है आपका कौन सा रोग? स्कर्वी। मैंने कई बार बताया है, स्कर्वी के बारे में बताया है, रिकेटस के बारे में बताया है, यहाँ पे देख लेंगे। शुष्क बर्फ किस ठोस के रूप में है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म को ही हम शुष्क बर्फ कहते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? बताइए, बहुत इजी हो गया। राइट आंसर ऑप्शन बी है, पराबैंगनी किरणों से। अगला प्रश्न यह आप देख लीजिएगा और भी चीजें। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी, विटामिन के। ठीक है, और ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें यहां से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी थी? ये बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों मेथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, और ये 2 से 3 दिसंबर 1984 के रात को घटित हुआ था, और इसे भीषण औद्योगिक आपदाओं में से ये एक माना जाता है। बहुत ही क्षति हुई थी। ठीक है, जो विद्युत बल्ब के अंदर गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, आप बताइए। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नाइट्रोजन और आर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, और निष्क्रिय गैस फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने में मदद करती हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो दोस्तों राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए, ऑप्शन सी है, स्टील यानी कि ठोस में। ठीक है, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, खाना पकाने वाली गैस के रूप में मुख्य रूप से कौन सी गैस यूज होती है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, तो उसी में डाल देते हैं हम एक विशेष विशेष प्रकार का गैस जिसको हम एथाइल मरकैप्टेन कहते हैं। अगर लीकेज होता है तो यही बदबू करता है। ठीक है, और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसके पहले एलपीजी रिफॉर्म जो था 1991 वाला, आप कमेंट कीजिएगा, इसके पहले मैंने आपको अगले टेस्ट में बताया था। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है? ऐसा प्रश्न बने तो दोस्तों हाइपोथैलेमस है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ये शरीर के मतलब भूख, प्यास और नींद को भी नियंत्रित करता है। और यहीं पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, पराबैंगनी किरणों से मानव शरीर में कौन सा मुख्य रोग हो सकता है? इसका राइट आंसर मुझे बताइए दोस्तों, त्वचा का कैंसर। ठीक है, तो ओजोन परत अगर पतला होता गया तो पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पे आएंगी और हम कैंसर के शिकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। ठीक है, और सब कुछ मैं बता चुका हूँ, बस अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपसे कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो दोस्तों डायबिटीज, ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 7.4 होता है। ठीक है, तो 7.4 का मतलब क्या है? मानव का शरीर थोड़ा कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, और शुद्ध जल का पीएच जो है वो 7 होता है, ये तो आपको याद होगा। प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड में एबीसी का क्या अर्थ है? इसका दोस्तों अर्थ क्या है? एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। ठीक है, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी, नोएडा में। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में स्थापित किया जा रहा है, याद रखेंगे। ये संस्थान विरासत संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। नोएडा को उत्तर प्रदेश का शो विंडो या आईटी हब भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली वर्तमान में कुल कितने जिलों में लागू है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 7 जिलों में। उन 7 जिलों को आप यहाँ से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न, जो प्रसिद्ध शाकंभरी देवी मेला है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों बताइए, आपसे प्रश्न बनेगा आर्ट एंड कल्चर में, तो सहारनपुर। ठीक है, और ये मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो आपने देख लिया, सहारनपुर में। और ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला में लगता है। सहारनपुर अपनी लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राजा टोडरमल भुलेख जो प्रशिक्षण संस्थान है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हरदोई में। ठीक है, याद रखेंगे, और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांस की नगरी और सुरमा नगरी के रूप में या नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बरेली। ठीक है, यहाँ पे उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कन्या जो सुमंगला योजना है उसके अंतर्गत लाभार्थी के लिए परिवार की अधिकतम वार्षिक आय सीमा कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए 3 लाख। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं और स्वास्थ्य शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना है। ठीक है, और यह मतलब राशि बेटी की जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई तक 6 चरणों में दी जाती है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला किस खनिज के उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सभी। चूना पत्थर के लिए, कोयला के लिए और सोना सबके लिए। ठीक है, सोनभद्र भारत का एकमात्र जिला है जहां 4 राज्यों, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार की सीमा को छूता है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो है वो भी सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहराइच में। ठीक है, तो याद रखेंगे यह मेला प्रसिद्ध सूफी संत गाजी सैयद सालार मसूद की दरगाह पर, बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला वारिस अली शाह की दरगाह पर आयोजित होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
के तहत कुल कितनी सहायता राशि दी जाती है। तो दोस्तों अभी जो नया बजट आया है उसमें अमाउंट बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब 1 लाख हो गया है, पहले 51,000 था, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पे उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, देख लीजिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता किस वर्ष से प्रभावी हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, 2016 से, ठीक है। यहाँ पे देखिए इससे जुड़ी हुई बातें। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बखिरा पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो बताइए बखिरा पक्षी विहार कहाँ पे है? राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन बी, संत कबीर नगर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी स्थित है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुरादाबाद में, ठीक है। याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पे सीतापुर में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय भी है। रानी हो स्मारक, क्वीन हियो मेमोरियल की बात है, ये पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अयोध्या में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जानकारी है, देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, 1974 में। यहाँ पे उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 21 वर्ष, ठीक है। मतदान के लिए न्यूनतम वर्ष 18 है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जुड़ी महत्वपूर्ण बातें पढ़ लीजिएगा। कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी, बांदा में। जुड़ी महत्वपूर्ण बातें यहां पे हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को बर्तनों का शहर कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, संत कबीर नगर को। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार क्या प्रदान करती है? तो दोस्तों उन्नत टूल किट और प्रशिक्षण प्रदान करती है, याद रखेंगे। हाल ही में 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 53वां मिला है वाहिद रहमान को, ऑप्शन बी करेक्ट है। उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ पे देख लेंगे। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारतीय मुद्रा को अपने देश के लेन देन के लिए आधिकारिक मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, श्रीलंका, ठीक है। यहां देख लीजिएगा। आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किस कानून को और अधिक सख्त बनाया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी है, यूएपीए को, ठीक है। अब उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लीजिए। गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम है ये। इसके तहत अब व्यक्तिगत तौर पर भी किसी को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन में इंड टू इंड इंक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूछा जा सकता है आपसे। ऑप्शन बी करेक्ट है, डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखना, ठीक है। यहाँ पे उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। 95वां क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया जा रहा है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, रूस के, ठीक है। ये 2024 की बात है, तो किया गया था। 2023 में कहाँ पे हुआ था, कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वीपो यानी कि क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया भर की कॉपीराइट और पेटेंट की सुरक्षा करती है, ठीक है।
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुंधति राय। ठीक है, और इसके बारे में ये क्या है, उपन्यासकार है। ठीक है, तो उन्होंने 1997 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अरुंधति राय मानवाधिकार और पर्यटन संबंधित मुद्दों पर अपनी सक्रियता के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रही डॉलर के बाद यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? तो दोस्तों ये है आपका क्रोएशिया। ठीक है, ऑप्शन बी। क्रोएशिया की राजधानी दोस्तों क्या है? जाग्रेब। क्या है? जाग्रेब। और यह 1 जनवरी 2023 को यूरोजोन में शामिल हुआ। ठीक है, और यूरोपीय संघ के संदर्भ यूरोपीय यूनियन के सभी देशों की साझा मुद्रा जो है वो यूरो है, उसी के संदर्भ में ये बात है। ठीक है, तो देखिए जुकाम होने की वजह से ना थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, तो मैनेज कीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस महान वैज्ञानिक की खोज को याद में मतलब रखने के लिए मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी है सीवी रमन। ठीक है, और 28 फरवरी डेट है, याद रखेंगे। और इसी की खोज के उपलक्ष्य में सीवी रमन को 1930 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1930 में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो आज का फाइनल क्वेश्चन ऑप्शन सी इसका राइट होगा, लखनऊ में। ठीक है, और इस तरह से अब आपकी बारी है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा। अगले क्लास के लिए आप सच में जुड़ जाइएगा, और इसके पहले के सारे क्लास आप देख लीजिए। अगर आप सारे टेस्ट ध्यान से लगाते हैं तो आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम प्रत्येक टेस्ट में बहुत डिटेल में बात करते हैं। आज थोड़ा कम बात किए हैं, जिससे आपका पूरी तरह से वो टॉपिक वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।